बच्चों, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2 बिजनेस स्टडी का, जिसका नाम है व्यावसायिक संगठन के स्वरूप। इससे पहले हमने चैप्टर नंबर 1 किया था, जिसके अंदर हमने व्यवसाय, व्यापार और वाणिज्य के बारे में पढ़ा था। उस चैप्टर में हमने 6 वीडियोस तैयार किए हैं और 6 वीडियोस आप आराम से देखिए और उनको समझिए। आज हम स्टार्ट करेंगे व्यवसाय के स्वरूप। अब स्टार्ट करते हैं। देखिए, व्यवसाय संगठन क्या होता है। बेसिकली ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसके अंदर किसी भी व्यवसाय की क्रियाएं सम्मिलित होती हैं, मतलब ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जहां पर कोई बिजनेस होता है, जहां पर कोई बिजनेस एक्टिविटीज़ होती हैं, उन्हें हम बोल देते हैं व्यावसायिक संगठन। समझ में आया? अब ये जो व्यावसायिक संगठन है, ये 3 रूप से होते हैं। पहला देखिए, निजी क्षेत्र। निजी क्षेत्र मतलब होता है ऐसे क्षेत्र जो कि जिनमें स्वामित्व, जिनका प्रबंधन और जो नियंत्रण है वो निजी कंपनी करती हैं। दूसरा सुनिए, सार्वजनिक क्षेत्र। ऐसे क्षेत्र जिसके अंदर नियंत्रण सरकार के द्वारा होता है, मतलब गवर्नमेंट के द्वारा होता है। और थर्ड है संयुक्त क्षेत्र। इसके अंदर ये ऐसा क्षेत्र है जिसके अंदर जो स्वामित्व है या प्रबंध या नियंत्रण ये उद्यमी मतलब एंटरप्रेन्योर के पास भी होता है और गवर्नमेंट के पास भी होता है। मतलब एक ऐसा क्षेत्र जिसके अंदर जो नियंत्रण है या उसका प्रबंधन है वह दोनों चीज़ें देखी जाती है। किसके द्वारा? उद्यमी के द्वारा भी देखी जाएंगी तथा सरकार के द्वारा भी देखी जाएंगी। समझ में आया? आज हम पढ़ेंगे निजी क्षेत्र के कुछ प्रारूप। देखिए, निजी क्षेत्र के कुछ प्रारूप हैं। सबसे पहला है एकल स्वामित्व। एक ऐसा फॉर्म ऑफ बिजनेस जिसमें एक ही पर्सन पूरे बिजनेस को कंट्रोल करता है और प्रबंधन देखता है, उसका स्वामी होता है। दूसरा है संयुक्त हिंदू परिवार। इसके अंदर जो पूरी हिंदू फैमिली है वो उस बिजनेस को रन करेगी। थर्ड पॉइंट देखिए, साझेदारी। साझेदारी मतलब होता है पार्टनरशिप। एक ऐसा फॉर्म ऑफ बिजनेस जिसके अंदर ग्रुप ऑफ पीपल एक बिजनेस को क्या करते हैं? रन करते हैं, उसे चलाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है सहकार समिति और फिफ्थ पॉइंट है कंपनी। ये आज हम सिर्फ और सिर्फ एकल स्वामित्व में पढ़ेंगे, सिर्फ एकल स्वामित्व के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, एकल स्वामित्व क्या होता है, उसकी सीमाएं क्या हैं, उसके एडवांटेज क्या हैं और ये कहाँ कहाँ लागू होता है। चलो बच्चों, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एकल स्वामित्व की डेफिनेशन पढ़ेंगे। तो एकल स्वामित्व ऐसे व्यावसायिक संगठन है जिसके अंदर जो स्वामी है, उसका जो ऑनर है, वो अकेला व्यक्ति होता है। मतलब इसके अंदर एक ही व्यक्ति नियंत्रण देखेगा, उसका प्रबंधन देखेगा और उसको मैनेज करेगा। समझ में आया? अब इसके कुछ विशेषताएं हैं। सबसे पहले देखेंगे एकाकी स्वामित्व। डेफिनेशन में मैंने बता दिया था, एक ऐसा बिजनेस जिसके अंदर उसका जो स्वामी है वो अकेला व्यक्ति होता है। दूसरा पॉइंट देखिए, पृथक वैधानिक अस्तित्व नहीं। इसके अंदर जो व्यवसाय है और व्यवसायी, उसके अंदर कोई अंतर नहीं होता। जो व्यवसायी है उसी का ही व्यवसाय होता है, उसी के नाम पर होता है। तो यहाँ पर कोई भी वैधानिक अस्तित्व नहीं होता कि उस व्यवसाय का। तीसरा पॉइंट देखिए, निर्माण। इसका मतलब है कि जब हम इस एकल स्वामित्व के बिजनेस को चलाते हैं तो हमें कोई भी औपचारिकताओं को पूरी करने की ज़रूरत नहीं होती, कोई भी फॉर्मेलिटीज़ करने की ज़रूरत नहीं होती, कोई भी निर्णय लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, प्रबंधन एवं नियंत्रण। प्रबंधन मतलब होता है मैनेजमेंट और नियंत्रण मतलब होता है कंट्रोल। तो यहाँ पर हम कह रहे हैं इस बिजनेस को कंट्रोल करने के लिए और मैनेज करने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही व्यक्ति की ज़रूरत होती है जो कि उसका स्वामी होता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, गोपनीयता मतलब सीक्रेसी। इसका मतलब ये है कि जो इम्पोर्टेंट जो इन्फॉर्मेशन होती है बिजनेस के बारे में, उसकी जानकारी सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर एकल व्यक्ति को होती है और वो उसका स्वामी होता है। तो इस तरीके से कोई भी जो बाहरी पक्षकार होते हैं, जैसे ग्राहक है, जैसे शेयर होल्डर है, उसको इस बिज़नेस के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं होती। इसके जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं, इसकी जो महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन है, उनकी जानकारी नहीं होती। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, 6 पॉइंट, अविभाजित जोखिम। अविभाजित जोखिम मतलब होता है अनडिवाइडेड रिस्क। मतलब बेसिकली क्या है, ये जो बिजनेस है ना, एक ऐसा बिजनेस है जिसमें लाभ भी किसका है? स्वामी का है और हानि भी किसकी है? स्वामी की है। मतलब इसके अंदर वो अपने रिस्क को किसी और के साथ डिवाइड नहीं करता, क्योंकि वह लाभ भी खुद ही प्राप्त करता है तो हानि भी उसको खुद ही को ही मिलेगी ना। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, असीमित दायित्व। इसको इंग्लिश में बोलते हैं अनलिमिटेड लायबिलिटी।
देखो इसको एक सिंपल मीनिंग से समझते हैं। बेसिकली जब हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो हमें कुछ संपत्ति की ज़रूरत पड़ती है। ये संपत्ति या ये पूंजी किसी भी बिज़नेस को चलाने में, उसे रन करने में, उसे लंबे समय तक बढ़ाने में ज़रूरी होती है। पर बहुत बार ऐसा होता है कि जो बिज़नेस है वो सही से नहीं चल पाता, उसे हानि होती है, या जो देनदार है उनको भुगतान करना होता है। तो और जो बिज़नेस है, मतलब एकल स्वामित्व के अलावा जो बिज़नेस है, उनके अंदर जो निजी संपत्ति है, जो व्यापारी की निजी संपत्ति का उपयोग नहीं होता, जबकि एकल स्वामित्व के अंदर देनदारों का भुगतान करने के लिए भी उसे अपनी निजी संपत्तियों का भुगतान करना पड़ेगा। बाय चांस उसने 1 लाख का लोन लिया और उसका बिजनेस सही से नहीं चल पाया, तो ऐसी स्थिति में उसे अपनी जो संपत्ति, जो उसकी निजी संपत्ति है, उसका उपयोग करना पड़ेगा। समझ में आया ना? तो इस तरीके से ये एक टाइप का क्या है, एक नुकसान है। नेक्स्ट देखते हैं एकल व्यापारी के गुण। सबसे पहले स्थापना में सुगमता, मतलब इजी टू डेवलप। इस बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए हमें किसी से कुछ निर्णय लेने की, किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि इसके अंदर कोई भी वैधानिक औपचारिक तथ्यों की ज़रूरत नहीं होती है। मतलब इसके अंदर कोई भी फॉर्मेलिटीज़ करने की ज़रूरत नहीं होती है। आप अपने मन से कभी भी इस बिज़नेस को चालू कर पाएंगे, क्योंकि ये छोटे बिज़नेस होते हैं। अपने फुटकर व्यापारी होती है ना, वो फुटकर व्यापारी कौन है? एकल स्वामित्व है। एकल स्वामित्व उनका बिजनेस टाइप है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए शीघ्र निर्णय, मतलब फटाफट इसके अंदर निर्णय लिया जा सकता है, क्योंकि बेसिकली ये जो एकल स्वामित्व टाइप के जो बिजनेस होते हैं वो एकल स्वामी होने के कारण, मतलब उसके अंदर एक ही इंसान सारे डिसीजन लेता है, सारे निर्णय लेता है, वह किसी से सलाह नहीं लेता, किसी से अनुमति नहीं लेता। इसके कारण ये जो बिजनेस है इसके अंदर फटाफट जल्दी से जल्दी निर्णय लिए जा पाते हैं। नेक्स्ट है गोपनीयता का लाभ। अभी अभी हमने पढ़ा था विशेषताओं में, ये भी देखिए इसके अंदर भी जो महत्वपूर्ण रहस्य हैं उनको सुरक्षित रखा जा सकता है, क्योंकि इसके अंदर जो भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनको बाहर दिखाया नहीं जाता, बताया नहीं जाता, जबकि कंपनी के अंदर महत्वपूर्ण तथ्यों की जानकारी बाहर देनी पड़ती है। नेक्स्ट देखिए प्रत्यक्ष प्रेरणा, इसको हम बोलेंगे इंग्लिश में डायरेक्ट मोटिवेशन। मैंने अभी आपको बताया था कि जब हम बिज़नेस स्टार्ट करते हैं तो हम पैसा लगाते हैं। अब वो पैसा लगाते हैं तो मान के चलिए हमने पैसा लगाया 1 लाख, आपको मुनाफा हुआ 5 लाख या 10 लाख का। इससे क्या होगा, आप परिश्रम कर रहे हैं, परिश्रम करने के बाद आपको प्रतिफल मिल रहा है, और इस तरीके से क्या होगा, आपको डायरेक्ट मोटिवेशन मिलेगा। आपको ये लगेगा कि यार मुझे पैसा मिल रहा है, मुझे उसका प्रतिफल मिल रहा है, तो मुझे ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से अच्छे व्यापार करना चाहिए। तो बेसिकली जो परिश्रम और प्रतिफल में यहाँ पर सीधा संबंध होता है, और इसलिए जो स्वामी है वो कठिन परिश्रम करने की भी प्रेरणा मिलती रहती है। बेसिकली वो बार बार ज़्यादा काम करने की उसे प्रेरणा मिलती है, क्योंकि यहाँ पर जो परिश्रम वो करेगा उसका जो सीधा प्रतिफल है वो स्वामी को ही मिलेगा। यहाँ उसे अपने लाभ को विभाजन नहीं करना पड़ता है, किसी को देना नहीं पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे व्यक्तिगत नियंत्रण। व्यक्तिगत नियंत्रण मतलब होता है पर्सनल कंट्रोल। इसके अंदर जो ग्राहक हैं उसके या उसके जितने भी कर्मचारी हैं उन पर सीधा कंट्रोल एकल स्वामित्व का होता है, मतलब उसके स्वामी का होता है, बिजनेस के स्वामी का होता है। मान के चलिए कोई एक पर्सन है जो कि फुटकर व्यापारी है, उसने 3-4 लड़के रख रखे हैं अपने दुकान पर काम करने के लिए, तो उन लड़कों पर वह सीधा कंट्रोल कर पाएगा, सीधा कंट्रोल रख पाता है, और जिससे वह अपने बिजनेस पर कंट्रोल पूरी तरीके से कर पाएगा। समझ में आया? और अच्छा बिजनेस चल पाएगा, क्योंकि पूरा कंट्रोल उसी का है। वह जानता है कि किस तरीके से उसके जो कर्मचारी हैं वो काम कर रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों एकल व्यापार की सीमाएं। ये तो आपको पता ही होगा, हर एक बिजनेस की कुछ गुण होते हैं, कुछ सीमाएं होती हैं। तो हमने गुण तो अभी पढ़ ही लिए, अब इसकी पढ़ेंगे कुछ सीमाएं, मतलब इसके कुछ ऐसी चीज़ें जो कि गलत हैं, जो इसमें शॉर्टकमिंग्स हैं इसकी। तो देखते हैं। सबसे पहले सीमित वित्तीय साधन। यहाँ पर एक ही व्यक्ति बिजनेस को चला रहा है तो उसके पास लिमिटेड पैसा होता है, जिससे वह किसी बिजनेस को ज़्यादा बड़ा नहीं कर पाता है, उसका विकास या उसका विस्तार नहीं कर पाता है। समझ में आया? दूसरा पॉइंट देखिए सीमित प्रबंधकीय कुशलता। बेसिकली यहाँ पर एकल व्यक्ति होने के कारण उस पर्सन के पास वो अच्छे तरीके से प्रबंध करने में
कुशल नहीं हो पाता, क्योंकि उसके पास लिमिटेड प्रबंधकीय कुशलता होती है। देखो, हर एक इंसान है, ज़रूरी नहीं है एक इंसान है किसी ने बिजनेस किया तो वो सारी चीज़ों में, सारे जो उसके पास एरियाज़ हैं उसमें सभी में अच्छा होगा। हो सकता है किसी एरिया में वो अच्छे तरीके से कार्य नहीं कर पाए, तो यहाँ पर इसलिए बोला गया है कि यहाँ पर सीमित प्रबंधकीय कुशलता है। थर्ड पॉइंट देखेंगे, असीमित दायित्व। असीमित दायित्व मतलब होता है अनलिमिटेड लाइबिलिटी। तो बेसिकली इसके अंदर क्या है, जो एकाकी स्वामी होते हैं उनको अपने निजी संपत्ति को देना पड़ता है, अपने देनदारों की जो देनदारों को चुकाने के लिए उन्हें अपनी निजी संपत्ति का प्रयोग करना पड़ता है। इस कारण जो एकल स्वामी होते हैं वह कोई भी नया रिस्क लेने से कतराते हैं। तो बेसिकली दोबारा सुनिए, असीमित दायित्व में हम देखेंगे कि जो एक निजी स्वामी होते हैं किसी कंपनी के, वह सभी ऋणों के उत्तरदायित्व होते हैं, क्योंकि वो अकेले ही तो है किसी बिजनेस में। तो अब उनको क्या करना पड़ेगा, अगर बाय चांस उनके ऊपर कोई लेनदार है तो उनको उस लेनदारों को चुकाने के लिए अपनी निजी संपत्ति का प्रयोग करना पड़ेगा। और इस तरीके से एकल स्वामित्व के जो बिजनेसमैन होते हैं वह ज़्यादा अपना बिजनेस एक्सपेंड, अपने बिजनेस को बढ़ा नहीं पाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है अस्थायी अस्तित्व। बेसिकली इसके अंदर ऐसी स्थिति आती है बहुत बार जिसके अंदर जो स्वामी है वो पागल हो जाए या उसकी मृत्यु हो जाए या वह बीमार हो जाए। ऐसी स्थिति में बिजनेस बंद होने की कगार पर पहुंच जाता है। तो यहाँ पर ये पॉइंट देखा जाएगा, अस्थायी अस्तित्व। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, विस्तार के लिए सीमित अवसर। मैंने आपको बताया इस बिज़नेस में एक ही व्यक्ति है जो कि प्रबंधन भी देख रहा है, नियंत्रण भी देख रहा है, और उसी की पूंजी को वो यूटिलाइज़ करता है किसी भी बिज़नेस को चलाने के लिए। तो ऐसी कंडीशन में यहाँ पर सीमित पूंजी होने के कारण जो व्यवसाय का विस्तार करना बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि ऐसी स्थिति में वो हर बार ये तो नहीं कर सकता ना कि वो लोन ले। अगर उसके पास 2-3 जने और होते तो वो लोन भी ले पाता, बट वह हिचकिचाता है क्योंकि बहुत बार उनके पास असीमित दायित्व होता है, जिसके कारण वह अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने से हिचकिचाते हैं। ठीक है, तो ये सब थे एकल व्यापार की सीमाएं। अब हम आपको बताएंगे कि एकल स्वामित्व कहाँ कहाँ अप्लाई होता है, मतलब एकल स्वामी कौन कौन से बिजनेस में होते हैं। तो आपने जो फुटकर व्यापारी देखे होंगे, ये कौन है, एकल स्वामित्व। उसमें एक ही तो बिजनेसमैन होता है, व्यवसायी वही होता है। ठीक है, वही उस बिज़नेस को क्या करता है, कंट्रोल करता है, उसी को नियंत्रण करता है, उसी को चलाता है। तो फुटकर व्यापारी। दूसरा पॉइंट देखिए, ऐसे व्यवसायी, ऐसे बिजनेसमैन जो कि पर्सनलाइज सेवा देते हैं। पर्सनलाइज मतलब व्यक्तिगत सेवाएं देते हैं, जैसे कपड़े सिलाई करने वाले, ठीक है, बाल काटने वाले, ये सब क्या है, एकल स्वामित्व। ये एकल स्वामित्व के फॉर्म ऑफ बिजनेस है। थर्ड पॉइंट देखिए, अप्रमाणित वस्तुएं, जैसे कि ऑर्डर पर जेवर बनाना, ठीक है, सुनार वगैरह, ये भी क्या है, एकल स्वामित्व। ठीक है, तो बच्चों आज हमने पढ़ा एकल स्वामित्व के गुण, उनकी विशेषताएं और उनकी सीमाएं। नेक्स्ट स्लाइड में हम पढ़ेंगे संयुक्त हिंदू परिवार क्या है, उसके गुण, उनकी विशेषताएं। तो थैंक यू, आज के लिए बस इतना ही।